अब पूर्व पक्षी फिर से कहता है कि ननु च पदादि व्यतिरिक्तम यत् किमपि साहित्यम नाम तदपि सुप्रसिद्धमेव। पूर्व पक्षी कहता है कि ये भी सभी जानते हैं, आप जो कह रहे हो फिर मेरे को भटका रहे हो, कि ये भी सभी जानते हैं कि पद आदि व्यतिरिक्तम, कि पद और वाक्य और ये जो प्रमाण आपने बोला इनसे भिन्न किसी चीज़ को ही साहित्य कहते हैं, इनसे अलग ही साहित्य वस्तु, ये भी सभी जानते हैं। ये आप फिर से नई चीज़ क्या बता रहे हो? सभी को ये बात तो पता है कि जो व्याकरण है उसको साहित्य नहीं कहते, ठीक है, वह आह्लादकारी नहीं होता, ठीक है, और जो मीमांसकों के ग्रंथ हैं या फिर अन्य जो ग्रंथ हैं साहित्य के अलावा, वो सभी साहित्य नहीं कहे जाते आह्लादकारी न होने के कारण, ये बात भी सबको पता है। तो आपने नई चीज़ क्या बताई? और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि पुनः तद अभिधाने भी कथम न पौनरुक्ति प्रसंग है, कि आपने पहले बताई हुई बात का ही यहाँ पर विवेचन किया है, इसीलिए आपके उसमें पौनरुक्ति मतलब पुनरुक्ति का प्रसंग क्यों न माना जाए। ठीक है, आपने तो पुनः उक्ति कर दी, जिस बात को बताया गया था उसी को दोबारा बताया, तो आपके उसमें पुनरुक्ति दोष आ गया आपके लक्षण में। तो इसका उत्तर कह रहे हैं कि नहीं, आप जो ऐसा कह रहे हैं ये गलत है, क्योंकि हम यहाँ पर इसीलिए इस बात को कह रहे हैं अतएव तदुच्यते, इसीलिए तो हम इस बात को कह रहे हैं कि जो यह शब्द और अर्थ का साहित्य है, यद इदम साहित्यम नाम, ठीक है, शब्द अर्थ का जो है जो साहित्य है वह तद एतावती नहीं सीमनी समयाध्वनि, वह जो है यह शब्द और अर्थ का साहित्य है वह इतने असीम समयाध्वनि, काल की ध्वनि माने काव्य के मार्ग पर, ठीक है, वह जो है इस असीम, इतने असीम समय के काव्य मार्ग में, अर्थात पहले से लेकर के भरत से लेकर के अब मेरे कुंतक तक, जो मैं कुंतक इसकी रचना कर रहा हूँ, तो मुझ तक, यहाँ तक साहित्य जो है वह आपके बताए हुए शब्द के द्वारा है, आपके बताए हुए अर्थ के आधार पर ही प्रसिद्ध था। साहित्य शब्द मात्र नैव प्रसिद्धम, आप जैसा अर्थ बता रहे हैं मुझ तक यह ऐसे ही प्रसिद्ध था जैसे आप बता रहे हैं, इसके वास्तविक स्वरूप को किसी ने नहीं बताया। न पुनः एतस्य कविकर्म कौशल काष्ठादि रूढ़ि रमणीयस्याद्यापि कश्चिदपि विपश्चिद अयम अस्य परमार्थः इति मनांग मात्रमपि विचार पदवीम अवतीर्ण है। ठीक है, अभी तक मुझ तक, इससे पहले जितने भी आचार्य हुए उसने आपके अनुसार जैसा अर्थ आप बता रहे हैं उसी प्रकार साहित्य शब्द को प्रसिद्ध किया। वो अभी तक साहित्य के सिर्फ इसी रूप से परिचित थे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कवि व्यापार की निपुणता जो होती है, कवि कर्म कौशल, ठीक है, कवि व्यापार की जो निपुणता होती है, इस निपुणता की काष्ठा जो होती है, पराकाष्ठा जो होती है, चरम सीमा जो होती है, उस चरम सीमा को प्राप्त यह जो रमणीय, ठीक है, उस चरम सीमा पर आरूढ़ यह जो रमणीय साहित्य है, इस साहित्य का, ठीक है, रमणीय से अद्याप, इस साहित्य का मतलब इस साहित्य पद का जो वास्तविक अर्थ है, किसी भी कश्चिद विपश्चिद अयम अस्य, किसी भी विपश्चित माने किसी भी विद्वान की, जो भी इसके लक्षणों को बताने वाले इस मेरे से पहले जो विद्वान आए हैं, किसी भी विद्वान की विचार पदवी में, ठीक है, विचार पद्धति में मनांग मात्र में भी, स्वल्प मात्र भी, जरा सी भी जो है उसकी विचार पद्धति में, उसके दिमाग में जरा सी भी जो है यह बात नहीं आई कि इस कवि के कर्म के व्यापार से अपनी चरम सीमा को प्राप्त जो रमणीयता है, इस रमणीयता से युक्त यह साहित्य पद का वास्तविक अर्थ क्या है, यह आज तक किसी भी विद्वान के मन में या उसकी बुद्धि में या उसके विचार पदवी में नहीं आई, स्वल्प मात्र भी नहीं आई। ठीक है, स्वल्प मात्र भी उनके दिमाग में यह नहीं उतरा कि इस साहित्य पद का वास्तविक स्वरूप क्या है। ठीक है, और इसीलिए तदद्य सरस्वती हृदयारविंद मकरंद बिंदु संदोह सुंदराणाम, इसीलिए आज जो है मैं कुंतक जो हूँ वह सरस्वती हृदयारविंद, सरस्वती देवता जो हैं उनके हृदय रूपी कमल के पराग, मकरंद माने पराग, उस पराग के बिंदु, ठीक है, उस पराग का बिंदु और बिंदु का भी संदोह माने समूह, मतलब सरस्वती देवता के हृदय रूपी कमल के पराग रस बिंदु रूपी समूह जैसा सुंदर, जो सत्कवि वचसाम अंतरामोदम मनोहरत्वेन, और
सत्कवियों के, उत्तम कविगणों की वाणी के, वचसाम वाणी के अंतरामोदम, आंतरिक आनंद स्वरूप और मनोहारी होने के कारण, मनोहरत्वेन परिस्फुकर देतत्, ठीक है, मनोहारी होने के कारण सर्वत्र प्रकाश स्वरूप, सर्वत्र प्रकाशित ये जो साहित्य है, इसलिए इस साहित्य के वास्तविक अर्थ को जो है आज मैं सहृदय षट चरण गोचरताम, जो सहृदय हृदय हैं उन सहृदय भ्रमरों के, षट चरण माने भ्रमरों के समक्ष जो है गोचरताम, उनके सामने जो है मैं इसको ले जा रहा हूँ या प्रस्तुत कर रहा हूँ। ठीक है, तो मतलब पूरा यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि कुंतक ये कह रहे हैं कि आज तक मुझसे पहले किसी ने भी इस साहित्य पद के वास्तविक अर्थ को नहीं जाना, या वास्तविक अर्थ को जरा सा भी उनके मन में वास्तविक अर्थ इसका नहीं आया, ठीक है, और किसी ने भी इसका वर्णन नहीं किया। और इसीलिए आज मैं जो हूँ वह इस साहित्य के वास्तविक अर्थ को, ठीक है, जो कि मनोहारी है, सर्वत्र प्रकाशित है और आनंद स्वरूप है, उत्तम कवियों की वाणी के द्वारा जो है प्रकाशित होता है, ठीक है, और सरस्वती देवता के हृदय रूपी कमल के पराग रस बिंदु समूह जैसा सुंदर है, ऐसे इस मनोहारी, इस अद्वितीय काव्य के लक्षणों को जो है यहाँ से अब मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और अब जो है यहाँ से वो साहित्य का लक्षण बताते हैं। अब कह रहे हैं साहित्य मनयोः शोभाशालितां प्रतिकाप्यसौ अन्यूनानतिरिक्तत्व मनोहारिण्य अवस्थित है। ये साहित्य का लक्षण इन्होंने दे दिया कि साहित्य किसे कहते हैं। साहित्य किसे कहते हैं? अवस्थित है, अवस्थिति को साहित्य कहते हैं, स्थित रहने को साहित्य कहते हैं। और कैसी अवस्थिति? जो कि कापी कोई अपूर्व ही होती है, शब्द और अर्थ की कोई अपूर्व ही अवस्थिति, अपूर्व रूप से ही स्थित रहना, इनकी कोई अपूर्व ही स्थिति साहित्य कहलाती है। ठीक है, किसकी? अनयो हो, शब्द और अर्थ की। ठीक है, किसके लिए कह रहे हैं? शोभाशालिताम प्रति, शोभाशालिता के लिए। तो शोभाशालिता मतलब सौंदर्य के लिए, शोभा की अतिशयता के लिए, अलौकिकता के लिए, ठीक है, सौंदर्य के लिए। तो शोभाशालिता के लिए ये दोनों शब्द और अर्थ जो हैं इनकी कोई विशिष्ट परिस्थिति ही, एक अपूर्व अवस्थिति ही साहित्य कही जाती है। और वो कैसी अवस्थिति है? मनोहारिणी। ठीक है, मनोहारिणी अवस्थिति है, मन को हर लेने वाली, बहुत सुंदर, अतिशयता को उत्पन्न करने वाली है, आह्लादकता को उत्पन्न करने वाली अवस्थिति है। और कैसी है वो अवस्थिति? शब्द और अर्थ वहाँ पर कैसे रहते हैं? कह रहे अन्यून अतिरिक्तत्व। ठीक है, न तो अर्थ न्यून अवस्था में रहता है और शब्द उच्च अवस्था में रहता है, और ना ही शब्द उच्च, अर्थ उच्च अवस्था में रहता है और शब्द न्यून अवस्था में रहता है। ऐसा नहीं होता कि एक ऊंचा हो और एक की स्थिति नीची हो, ऐसा नहीं होता। दोनों ही समान अवस्था में वहाँ पर रहते हैं। और शोभा को उत्पन्न करने के लिए, सौंदर्य को उत्पन्न करने के लिए किसी अपूर्व प्रकार की ही मनोहारिणी अवस्थिति जो है वो क्या कहलाती है? साहित्य कहलाती है। अब इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं साहित्य किसे कहते हैं? सहितयोः भावः साहित्यम। ठीक है, मतलब शब्द और अर्थ का सहित भाव, ठीक है, एक साथ होना, उसे ही साहित्य कहते हैं। ये तो सामान्य लक्षण हो गया। ठीक है, और अनयोः शब्दार्थयोः, ये शब्द और अर्थ जो हैं ये दोनों, इन दोनों की या कापि अलौकिकी चेतन चमत्कार कारिताया, मतलब इस शब्द और अर्थ की कोई अलौकिक ही, ठीक है, कोई अलौकिकी और चेतन माने चित्त की चमत्कारिता का कारणभूत, कारणम, ठीक है, चित्त में चमत्कार उत्पन्न करने का कारणभूत, और विचित्र विन्यास भंगी, ठीक है, मतलब विच्छित्ति, भंगी माने जो शोभा है, ठीक है, विन्यास की, रचना की, जो विचित्र प्रकार की ही विन्यास की जो शोभा है, इन सब चीज़ों की जो एक विशिष्ट अवस्थिति है, स्थित रहना है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? साहित्य कहते हैं। मतलब शब्द और अर्थ की किसी भी प्रकार की अलौकिकी और विचित्र ही विन्यास की विच्छिन्न शोभा और चेतन की चमत्कारिता की कारणभूत जो अवस्थिति है उसी को साहित्य कहते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं कीदृशी यह अवस्थिति कैसी है? तो अन्यून अतिरिक्तत्व मनोहारिणी है,
न तो यहाँ पर कोई न्यून है, कोई कम है, किसी का अपकर्ष हो रहा है, और न ही कोई अतिरिक्त है, ज़्यादा है, उत्कर्ष हो रहा है। तो न तो कोई न्यून है, न ही कोई अधिक है, न तो किसी का अपकर्ष है, न किसी का उत्कर्ष है। ठीक है, दोनों ही समान रूप से हैं और मनोहारिणी रूप से स्थित हैं, मन को हरण करने वाली स्थिति में हैं। ठीक है, और दोनों की परस्पर स्पर्धिता है, परस्पर स्पर्धित्व रमणीय, दोनों समान रूप से होते हुए स्पर्धा कर रहे हैं। ये नहीं कि एक अतिशय है एक का और वो एक की न्यूनता है और फिर इस तरह से स्पर्धा हो रही है, ऐसा नहीं है। ठीक है, दोनों बराबर एक ही साथ आकर के एक लेवल पर आकर जो उनकी स्पर्धा हो रही है, तो ऐसी उनकी अवस्थिति जो है, ऐसी शब्दार्थ की अवस्थिति जो है वो साहित्य कहलाती है। यश्याम द्वयोः एकतरस्यापि न्यूनत्वं निकर्षो न विद्यते। और यह अवस्थिति ऐसी है, यश्याम माने जिसमें, द्वयोः एकतरस्यापि न्यूनत्वं निकर्षो न विद्यते। ठीक है, मतलब इस अवस्थिति में दोनों में से किसी की भी न तो न्यूनता या फिर अपकर्षत्व है और ना ही किसी का उत्कर्षत्व या फिर अतिरिक्तत्व है। नापि अतिरिक्तत्वम उत्कर्षो व अस्ति इत्यर्थ है, और न ही किसी का उत्कर्ष है, न ही किसी का अपकर्ष है। ठीक है, न ही किसी की अधिकता है और न ही किसी की न्यूनता है। तो ऐसी यह अवस्थिति है, और ऐसी अवस्थिति में जो है ये दोनों शब्द और अर्थ रहते हैं, जिसे साहित्य कहा जाता है। ठीक है, अब पूर्व पक्ष ने यहाँ पर एक प्रश्न उपस्थापित किया, ननु च तथाविधम साम्यम द्वयोः उपहतयोः अपि संभवति इत्यः। पूर्व पक्षी ने कहा कि ये जो आप कह रहे हो कि न्यूनत्व और अपकर्षत्व से विहीन जो ये दोनों शब्द और अर्थ का साम्य है, तथाविधम साम्यम, जिस प्रकार का साम्य आप बता रहे हो वैसा साम्य यदि है, तो ये तो दोनों के दोष आदि से युक्त होने पर भी ये हो सकता है। द्वयोः उपहतयोः अपि, दोनों जब दुष्ट से युक्त हों, दुष्टता से युक्त हों, दोष से युक्त हों, तो तब भी ये साम्य हो सकता है। ऐसी अवस्थिति में भी इसकी संभावना है। तो कह रहे हैं अच्छा, हमें पता था, कुंतक ने कहा कि हमें पता था कि आप ये ज़रूर बोलेंगे, इसीलिए हमने इसमें एक शब्द रखा और वो शब्द था शोभाशालिताम। ठीक है, श्लोक में उन्होंने कहा साहित्य मनयो शोभाशालिताम प्रतिकाप्यसो। तो इसी के लिए कि आप दुष्ट शब्द और अर्थ के साम्य को भी यहाँ पर साहित्य न मानने लग जाएं, इसीलिए हमने उसमें एक शब्द रखा, विशेषण रखा शोभाशालिताम, कि सभी शब्द और अर्थ काव्य नहीं कहलाए जाएंगे। शोभाशालिता के प्रति, सौंदर्य की उत्पत्ति के प्रति जो निबद्ध शब्द और अर्थ होंगे उन्हीं को साहित्य कहा जाएगा। शोभा किसे कहते हैं? सौंदर्य को। शोभा सौंदर्यमुच्यते, और तया शालते, उस सौंदर्य के द्वारा, शालते अर्थात श्लाघते, प्रशंसनीय। ठीक है, उस शोभा के द्वारा जो प्रशंसनीय होता है, शोभायमान होते हुए जो प्रशंसनीय होता है, वह शोभाशाली कहलाया। और उस शोभाशाली का भाव, उस शोभाशाली का होना, वैसा सौभाग्यशाली या वैसे सौंदर्य से युक्त होना क्या कहलाता है? शोभाशालिता कहलाता है। और उस शोभाशालिता के प्रति, ठीक है, उस शोभाशालिता के प्रति सौंदर्य, ठीक है, श्लाघिताम प्रति इत्यर्थ है। इस शोभाशालिता के प्रति, जो उस सौंदर्य के प्रति जो शब्द और अर्थ रहते हैं, उन्हीं को साहित्य कहा जाता है। ठीक है, और कह रहे आगे, सैवच सहृदयाह्लादकारिता, और ऐसे ही शोभाशाली निबद्ध शब्द और अर्थ क्या करते हैं? सहृदय आह्लादकारिता, सहृदयों के हृदय को आह्लाद प्रदान करने वाले होते हैं, सहृदयों के चित्त में आह्लादजनक होते हैं। ठीक है, तस्याम स्पर्धित्वेन यौ असौ अवस्थिति परस्पर साम्य सुभगम अवस्थानम सा साहित्यम उच्यते। और ये जो शोभाशालिता है, इस शोभाशालिता में तस्याम स्पर्धित्वेन, ठीक है, स्पर्धा पूर्वक एक दूसरे से एक ही स्तर पर रहकर, ठीक है, परस्पर साम्य शुभगम अवस्थानम, परस्पर साम्यता से युक्त होकर के, ठीक है, कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं, किसी का अपकर्ष नहीं और किसी का उत्कर्ष नहीं, ठीक है, किसी का आधिक्य नहीं किसी की न्यूनता नहीं, परस्पर साम्यता से युक्त होते हुए जो इनका शुभगम अवस्थानम है, ठीक है, मतलब जो इनका सुंदर अवस्थान है, सुंदर रूप से एक स्थान पर स्थित रहना है, स्पर्धा से युक्त होना है, सुंदर रूप से परस्पर साम्य रूप से एक जगह पर स्थित रहकर स्पर्धा से युक्त होना है। और ऐसी जो इन शब्द और अर्थ की अवस्थिति है,
वो क्या कहलाती है? सा अवस्थिति साहित्यम उच्यते। उसी अवस्थिति को साहित्य कहते हैं। और ऐसी अवस्थिति में इनका साथ सहित भाव जो होता है साहित्य, वो कैसा अभिप्रेत होता है? कैसा साहित्य हमें अभिप्रेत है, कैसा साहित्य चाहिए होता है? ठीक है, जब वाचकस्य वाचकांतरेण, वाचक माने शब्द जो है वो एक दूसरे शब्द के साथ और अर्थ जो है वह वाच्यांतरेण किसी अन्य अर्थ के साथ रहता है। तो ऐसे ही, ठीक है, एक वाचक का दूसरे वाचक से और एक वाच्य का दूसरे वाच्य से सहित का भाव, साथ रहने का भाव जो अभिप्रेत होता है उसी को साहित्य कहते हैं। क्योंकि वाक्य माने वाक्य में, कौन से वाक्य में? काव्य लक्षण से, काव्य लक्षण के वाक्य में, ठीक है, जो काव्य लक्षण हमने दिया था आगे, उसमें ही ये शब्द और अर्थ जो हैं ये समाप्त हो जाते हैं, परिसमाप्त हो जाते हैं। क्योंकि शब्द और अर्थ जो हैं इनके साथ रहने का जो वर्णन है वो काव्य के लक्षण में ही है। इसके बारे में हम पहले बता चुके हैं। काव्य के लक्षण को पहले बता दिया गया है, प्रतिपादितम एवं, उसको प्रतिपादित कर दिया गया है। उसमें ये शब्द आए थे शब्दार्थ और सहित, तो उनका विवेचन यहाँ पे हो रहा है। तो कह रहे हैं हमको यह साहित्य, शब्द और अर्थ के साथ रहने का भाव साहित्य, वही यहाँ पर अभिप्रेत है, जहाँ पर शब्द जो है दूसरे शब्द के साथ और अर्थ जो है वो दूसरे अर्थ के साथ सहित का भाव, साथ रहने का भाव लेकर अवस्थित रहे, तो वही साहित्य हमें विपरीत है। क्योंकि हमने काव्य के लक्षण में ऐसे ही साहित्य का वर्णन किया है, ऐसे ही साहित्य की कल्पना की है। ठीक है, वाक्य काव्य लक्षणस्य, काव्य लक्षण के वाक्य में हमने परिसमाप्तत्वात्, शब्द और अर्थ के परिसमाप्त हो जाने के कारण पहले इसका विवेचन हमने कर दिया है। प्रतिपादित में वह काव्य के लक्षण का वर्णन जहाँ पर किया गया था वहाँ पर ये बातें पहले आ चुकी हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है पूर्व पक्षी ने एक प्रश्न फिर उठाया। उसने कहा कि आप कह रहे हैं कि शब्द का किसी अन्य शब्द के साथ और अर्थ का किसी अन्य अर्थ के साथ अवस्थिति जो होती है उसे साहित्य कहते हैं, जो कि शोभातिशय होती है। ठीक है, शोभातिशय को और आह्लादकता को उत्पन्न करने वाली होती है। मेरा प्रश्न ये है, पूर्व पक्षी कहता है कि मेरा प्रश्न ये है, ननु च वाचकस्य वाच्यान्तरेण वाच्यस्य वाचकांतरेण कथम न साहित्यम इति चेत। ठीक है, कि वाचक माने शब्द का किसी अर्थ के साथ, ठीक है, शब्द का किसी अन्य अर्थ के साथ और अर्थ का किसी अन्य शब्द के साथ साहित्य क्यों नहीं होता। तो पूर्व पक्षी यदि ऐसा बोलता है, यदि ऐसा प्रश्न करता है, तो कुंतक कहते हैं कि इति चेतना, ऐसा आपका कहना ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि क्रम व्युत्क्रमे प्रयोजनाभावात् असमन्वयाच्च। ठीक है, दो इन्होंने यहाँ पर कारण दिए, एक तो क्रम और व्युत्क्रम में प्रयोजन के अभाव होने से और असमन्वय होने के कारण। ठीक है, अब क्रम और व्युत्क्रम क्या है? क्रम का मतलब है शब्द का किसी अन्य शब्द के साथ और अर्थ का किसी अन्य अर्थ के साथ, ठीक है, जो सहित भाव है उसको साहित्य कहते हैं, ये तो क्रम है। और व्युत्क्रम क्या हो गया? जब हमारे पास क्रम पहले से ही मौजूद है तो व्युत्क्रम का हमें ज़रूरत नहीं है। व्युत्क्रम माने शब्द का किसी अन्य अर्थ के साथ और अर्थ का किसी अन्य शब्द के साथ। तो क्रम का परित्याग करके व्युत्क्रम को अपनाने का हमारे पास किसी प्रकार का कोई प्रयोजन नहीं है, कोई कारण नहीं है। प्रयोजनाभावात्, एक तो हमारे पास कोई प्रयोजन नहीं है इसके लिए, ठीक है, और ना ही इस व्युत्क्रम के कथन का कोई उचित संबंध हमारे साथ स्थापित हो पाता है। ठीक है, ना ही ऐसा करने से कोई विशिष्ट प्रकार का संबंध हमें देखने को मिल रहा है, किसी प्रकार का समन्वय हमें शब्द और अर्थ में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए भी हम जो है तुम्हारे इस कहने में नहीं आएंगे, हमें तुम्हारे ये कहना जो है वो ठीक नहीं लगता। ठीक है, कि शब्द का अर्थ के साथ और अर्थ का शब्द के साथ समन्वय साहित्य क्यों नहीं कहलाता, ये आपका कहना ठीक नहीं है। क्योंकि हमारे पास क्रम पहले से ही मौजूद है, शब्द का किसी अन्य शब्द के साथ और अर्थ का किसी अन्य अर्थ के साथ, और इस क्रम को छोड़कर हम आपके व्युत्क्रम में आएँ। ठीक है, शब्द का अर्थ के साथ और अर्थ का शब्द के साथ इस व्युत्क्रम में आए, इसके लिए यहाँ आने का हमें कोई प्रयोजन नहीं दिखता। इसे प्रयोग करने का किसी प्रकार का कोई प्रयोजन या उदाहरण, कोई ठोस कारण हमें नहीं मिलता, और ये हमारे इस लक्षण में समन्वित भी नहीं हो रहा है। ठीक है, ये हमारे लक्षण के अनुरूप भी नहीं है, असमन्वयाच्च, इसमें हमारा समन्वय स्थापित नहीं हो पा रहा तुम्हारे इस कथन के प्रति। तो तस्मात् एतयोः शब्दार्थयोः याथास्वम्। ठीक है, इसीलिए हमने क्या किया, शब्दार्थयोः याथास्वम्, शब्द और अर्थ का जो याथास्व माने जो यथास्थिति थी। ठीक है, तो शब्द और अर्थ की यथास्थिति थी, कैसी थी वो?
सहृदयाह्लादकारी, परस्पर स्पर्धया से स्फुरित होने वाली, ठीक है, एक तो सहृदयों के हृदय को आह्लादित करने वाली और परस्पर स्पर्धा के कारण स्फुरित होती है जो, ठीक है, ऐसी स्वसंपत्ति सामग्री समुदाय है, ठीक है, अपनी शोभा की जो उनकी संपत्ति थी, अपने सौंदर्य की जो उनकी संपत्ति है शब्द और अर्थ की, और उस संपत्ति की सामग्री के समुदाय से युक्त जो उनकी अवस्थिति है, ठीक है, उस अवस्थिति में सा काचिदेव वाक्य विन्यास संपत्ति साहित्य व्यपदेश भाग भवति। उस अवस्थिति में सा काचित एव, कोई अपूर्व ही, कोई लोकोत्तर ही, कोई अलौकिक ही वाक्य विन्यास संपत्ति जो होती है, वाक्य विन्यास की संपत्ति जो है, वाक्य रचना की, ठीक है, शब्द और अर्थ से जो काव्य जो हम बना रहे हैं उस काव्य रचना की जो अलौकिक प्रकार की जो संपत्ति है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, साहित्य। वही संपत्ति जो है, वही वाक्य विन्यास, रचना विन्यास जो शैली है कवि की, जो अपनी प्रतिभा से वह लिखता है, ठीक है, शब्द और अर्थ का सहित भाव वहाँ पर करता है, तो वही वहाँ पर साहित्य नाम को, साहित्य की पदवी को प्राप्त करती है। वही कुछ अपूर्व ही वाक्यों के विन्यास की संपत्ति जो है वह साहित्य नाम की पात्र होती है। साहित्य उपदेश भाग भवति, ठीक है, साहित्य कहलाने लायक होती है। इसीलिए जो है हम आपका कथन यहाँ पर स्वीकार नहीं करते। अब ये पूरा जो सार यहाँ पर प्रस्तुत किया गया, इसको श्लोकों के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं।